Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. In this particular class, we are going to revise audit of insurance companies. Again, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत कम टाइम लगा के कंसिडरिंग अदर चैप्टर्स आप इजीली इस चैप्टर से भी 4 से लेकर 5 नंबर सिक्योर कर सकते हो. इनफैक्ट जो आपके ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ वाला पूरा का पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप में से किसी भी चैप्टर में से 4 से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो. आपकी बुक में ये चैप्टर आई थिंक अराउंड 25-26 पेजेस का चैप्टर है. मैंने इसको सिर्फ 3 पेजेस में इस चार्ट में समराइज किया है. अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आपको ये चार्ट कहाँ से मिलेगा? तो ये चार्ट आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है. आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, यू विल गेट टू माई टेलीग्राम चैनल. आप उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन गेट दिस चार्ट. इस चार्ट के अलावा भी वहाँ पे और भी बहुत सारा मटेरियल पड़ा है. अगर आपको वो अच्छा लगता है, आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो. आई एम स्टार्टिंग विद द ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. मैंने इसमें आपका जितना भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे कंसेप्ट इस पर्टिकुलर रिवीजन क्लास में हम कवर करेंगे. एक्सेप्ट कि अगर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है या कोई ऐसा टॉपिक लगा जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस है ही नहीं, तो वो मैंने छोड़ा है. अदरवाइज मैंने छोटी से छोटी चीज़ इस रिवीजन क्लास में इस पर्टिकुलर चार्ट में कवर करने की कोशिश करी है. राइट, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का. सबसे पहले आप समझो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कौन कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है. तो इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि एक कंपनी है तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल होगा ही होगा. उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी का एक डिफरेंट स्टैच्यू होता है, एक डिफरेंट एक्ट होता है जिसे कहते हैं इंश्योरेंस एक्ट 1938. राइट, तो इंश्योरेंस कंपनी का जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट लगाता है हमारी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जब वो फंक्शन करती हैं एज द इंश्योरेंस कंपनी. राइट, और क्योंकि मेरी इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट होती है तो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस भी आपकी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है. इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा ऑडिट प्रोसीजर्स पे, क्योंकि हम ऑडिटर्स हैं. तो बीइंग एन ऑडिटर, जब आपका ऑडिटर किसी इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करने जाएगा, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, उस टाइम पे आपके ऑडिटर को उस इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कैसे करनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी के जो रेवेन्यू अकाउंट्स हैं, जो आपके रेवेन्यू के आइटम्स हैं, उनकी ऑडिट कैसे करनी है, जो उसके बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उनकी ऑडिट कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. राइट, मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ में कि कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में और कहां से आपसे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कि आपका जो इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, वो आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी लगाता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर. तो देखो इस वाले टॉपिक से एग्जाम में एमसीक्यू में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही याद करने की कोशिश करना जैसे कि आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा. राइट, तो आप यहां से लिमिट याद कर सकते हो, चीजों को याद रख सकते हो. आपको पूरे लाइन को, पूरे फ्रेज को याद रखने की नीड नहीं है इस टॉपिक से. सेक्शन नंबर 3 कहते हैं आपका इंश्योरेंस एक्ट का कि जो भी कंपनी एज ए इंश्योरेंस कंपनी फंक्शन करना चाहती है उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो कहां पे रजिस्टर्ड हो, उसको अपनी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इंडिया में एज द इंश्योरेंस कंपनी. मतलब बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिए आप इंश्योरेंस कंपनी के तरीके से इंडिया में काम नहीं कर सकते. सेक्शन नंबर 6 कहता है कि जो भी कंपनी एज ए इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में फंक्शन करना चाहती है उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ₹100 करोड़ होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. यहां से आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन है कि जो भी कंपनी एज ए इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में फंक्शन करना चाहती है उसकी मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ रुपीस होनी चाहिए. ऐसा सेक्शन नंबर 6 बोलता है, एक्सक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. राइट, उसके बाद आता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी को कौन कौन सी फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, मतलब उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो भी अपनी ट्रांजैक्शंस करती है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करती है, वो जो भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू करती है उसके रिलेशन में वो क्या क्या बनाएगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक सेपरेट अकाउंट वो बनाती है अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके साथ साथ उसको एक रेवेन्यू अकाउंट बनाना पड़ता है। आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास शेयर होल्डर्स के फंड भी होते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इंश्योरेंस कंपनीज की उसमें भी आप इन्वेस्ट करते हो, इंश्योरेंस कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट करते हो। तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उसके पास दो टाइप के फंड्स होते हैं, एक होता है पॉलिसी होल्डर्स फंड और एक होता है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के रिलेशन में भी उसको ये अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अगेन यहां से भी पूछा जाएगा तो एक आधा एमसीक्यू का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज यहां से तो बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, राइट। फिर आता है कि क्या जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं क्या उन्हें ऑडिट कराना मैंडेटरी है। आंसर इज यस, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज को ऑडिट कराना मैंडेटरी है। वो अपने अकाउंट्स की ऑडिट कराएंगी एनुअली, राइट। और उनकी ऑडिट होगी कैसे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि आपकी इंश्योरेंस कंपनीज भी कंपनी की फॉर्म में ही कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। तो जो आपकी कंपनी ऑडिट के सेक्शन है वो ही सेक्शन आपकी इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट के ऊपर भी लगेंगे। और अगर आपके ऑडिटर ने कोई भी डिफॉल्ट किया तो जो आपकी सेक्शन नंबर 147 की पेनल्टी हम कंपनी ऑडिट में पढ़ते हैं वो यहां पे भी एप्लीकेबल होगी, राइट। फिर आता है कि अगर मेरी इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कराना मैंडेटरी है तो इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट करेगा कौन, करेगा तो ऑडिटर ही, लेकिन उस ऑडिटर के अपॉइंटमेंट कौन करेगा। यहां से भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हो। तो अगर जो इंश्योरेंस कंपनी की आप बात कर रहे हो वो है एक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब वो एक जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हो, तो उस कंपनी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता है आपका कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर इन केस ऑफ अदर इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस को छोड़कर जो बाकी की आपकी कंपनीज बच गई, मोस्टली वो एलआईसीज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करते हैं आपके शेयर होल्डर्स। और अगर शेयर होल्डर्स अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट कहां पे होगी, अपॉइंटमेंट होगी एनुअल जर्नल मीटिंग में, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कौन सी बात, आपका एक ऑडिटर या फिर एक ऑडिट फर्म मैक्सिमम कितनी इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकता है, तो आंसर है 3। तो मतलब एक ऑडिट फर्म या एक ऑडिटर मैक्सिमम 3 ही इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट को एट अ टाइम एक्सेप्ट कर सकता है। और उसके अंदर भी एक सब कंडीशन है, सब लिमिट है, क्या कि उन 3 में से मैक्सिमम 2 लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होंगे, 2 लाइफ इंश्योरेंस या फिर 2 जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होंगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यहां से भी एमसीक्यू में तुम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जब भी इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट होती है वहां पे हमेशा जॉइंट ऑडिटर्स मिलके ऑडिट करते हैं, एक सिंगल ऑडिटर कभी भी ऑडिट नहीं करता, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन नंबर 64 VA ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, जो बात करता है सोल्वेंसी मार्जिन का। क्या कहता है ये कि हर एक इंश्योरर, अच्छा इस चैप्टर में जहां पे भी मैं इंश्योरर बोलूं या इंश्योरेंस कंपनी बोलूं इसका एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि हर एक इंश्योरर को एक सोल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो आपके री इंश्योरर भी होंगे, मतलब जहां पे आप री इंश्योरेंस करते हो वहां पे भी आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक सोल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए जितने भी आपके एसेट हैं वो ज्यादा हो आपकी लाइबिलिटी से, कितना, those should be more than, at least कितने से ज्यादा होने चाहिए, 50% of your minimum paid up share capital which is prescribed under section 6, that is rupees your 100 करोड़। मतलब आपका एसेट आपकी लाइबिलिटी से मिनिमम कितना ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 50% of your minimum paid up share capital which is prescribed under section 6। और section 6 में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी प्रिस्क्राइब्ड है, वो है 100 करोड़ रुपीस। उसके बाद कहता है कि अगर मान लो ये सेक्शन नंबर 64V ने जो भी मिनिमम सोल्वेंसी मार्जिन के बारे में बोला है, अगर किसी इंश्योरर ने, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इस सोल्वेंसी मार्जिन को मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा, तो वो कहता है उस कंपनी को हम मान लेंगे इंसॉल्वेंट कंपनी और कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा उस कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी अथॉरिटी चाहे तो, अथॉरिटी कौन, आपकी ईडा, ईडा कौन, आपकी जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईडा
आपकी इंश्योरेंस कंपनीज को जो रेगुलेट करती है दैट इज इडा। तो अगर आपकी अथॉरिटी चाहे तो किसी भी टाइम एक लेवल ऑफ सोल्वेंसी प्रिस्क्राइब कर सकती है, एक मार्जिन को प्रिस्क्राइब कर सकती है, जिसको कहते हैं आपका कंट्रोल लेवल ऑफ सोल्वेंसी। अगर आपकी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने इस कंट्रोल लेवल ऑफ सोल्वेंसी को मेंटेन नहीं किया, उस केस में आपकी जो अथॉरिटी है, मतलब आपकी जो इडा है, वो आपकी इंश्योरर को डायरेक्शन दे सकती है कि तुम मुझे एक प्लान ऑफ एक्शन सजेस्ट करो कि तुम इस डेफिशिएंसी को कैसे मीट करने वाले हो, और आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको इस प्लान को सबमिट करना पड़ेगा एज इन द टाइम विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर अथॉरिटी। लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना होगा वहां पे? 6 मंथ होगा। अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना चाहे आपकी अथॉरिटी आपके इस प्लान में, तो वो बाय ऑर्डर मॉडिफिकेशन भी करा सकती है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इस फाइनेंशियल प्लान को सबमिट नहीं किया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उस इंश्योरेंस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इस सेक्शन का। तो सेक्शन नंबर 64V से एमसीक्यू भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट में, और आप एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो इन रिलेशन टू द सोल्वेंसी मार्जिन। सिंपल सी बात है, क्या कहता है सेक्शन नंबर 64VA, अगर मुझे समराइज करना हो, हर एक इंश्योरेंस कंपनी को एक मिनिमम सोल्वेंसी मार्जिन रखना पड़ेगा कि उसके जो एसेट है दोज शुड बी मोर देन इट्स लायबिलिटी। कितनी से ज्यादा होना चाहिए? एटलीस्ट 50% ऑफ द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन नंबर 6 में। अगर किसी ने इस मिनिमम सोल्वेंसी मार्जिन को मेंटेन नहीं किया तो उसको मान लिया जाएगा इंसॉल्वेंट। अगर आपकी अथॉरिटी दैट इज इडा, अगर वो चाहे तो एक मिनिमम कंट्रोल लेवल ऑफ सोल्वेंसी को भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इस कंट्रोल लेवल ऑफ सोल्वेंसी को मेंटेन नहीं किया, उस केस में आपकी इडा मतलब अथॉरिटी आपकी कंपनी को बोल सकती है कि मुझे एक प्लान सबमिट करो जिसके अंदर आप एक कोर्स ऑफ एक्शन बताते हो कि ये जो डेफिशिएंसी आ रही है सोल्वेंसी मार्जिन में, आप इसको कैसे करेक्ट करने वाले हो। और अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कोई प्लान सबमिट नहीं करती है तो आपकी इडा मतलब जो आपकी अथॉरिटी है वो कहती है कि ऐसा मान लिया जाएगा, उसकी रेगुलेशन कहती है ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने डिफॉल्ट किया है सेक्शन नंबर 64VA का। उसके साथ साथ जब आपने प्लान सबमिट किया, अगर आपकी अथॉरिटी को ईडा को ऐसा लगता है कि उसको इस प्लान में कोई मॉडिफिकेशन करानी है तो वो मॉडिफिकेशन भी करा सकती है, राइट। उसके बाद आता है कि आपकी मिनिमम सोल्वेंसी रेशियो कितनी होनी चाहिए? दैट शुड बी 150%। वही ऐसे ही निकलती जैसे आपका सोल्वेंसी मार्जिन निकलता है, राइट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, दैट इज इंसेप्शन ऑफ रिस्क। अब यहां से वो कैसे केस स्टडी में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी वो केस स्टडी बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पॉइंट कहता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को अज्यूम नहीं करेगी जब तक जो प्रीमियम पेबल थी वो प्रीमियम पे नहीं कर दी गई है। मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम पेबल थी उसको वो प्रीमियम नहीं मिली तो उसका कोई भी रिस्क अराइज नहीं होगा, या फिर प्रीमियम नहीं मिली पर एक गारंटी उसको मिल गई है, किसी भी पर्सन ने अगर उसको गारंटी दे दी है तो हम मान लेंगे कि रिस्क हैज इंसेप्टेड, मतलब रिस्क की शुरुआत हो गई है। लेकिन अगर कोई गारंटी नहीं मिली, कोई प्रीमियम नहीं मिली, किसी ने कोई डिपॉजिट नहीं करवाया तो रिस्क की इंसेप्शन नहीं होगी, और अगर रिस्क इनकी इंसेप्शन नहीं होगी तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, हमने अभी तक पढ़ा क्या? हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है आपकी इंश्योरेंस कंपनीज का, राइट। मैं साथ साथ में रिवाइज करती जाऊंगी, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई बात नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है आपकी इंश्योरेंस कंपनी का, राइट। आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी इंश्योरेंस कंपनीज की? दैट इज 100 करोड़ एक्सक्लूडिंग योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऑडिट करना मैंडेटरी है एनुअली। ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डिपेंड करता है, अगर जीआईसी है मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है तो कैग करेगा, अदरवाइज आपके मेंबर्स करेंगे। कहां पे करेंगे? एनुअल जर्नल मीटिंग में करेंगे। फिर हमने प्रोविजंस पढ़ी सोल्वेंसी मार्जिन के रिलेशन में, राइट। उसके बाद आता है आपका एक टॉपिक दैट इज रिजर्व्स फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब ये टॉपिक होता क्या है? ये टॉपिक आया ही क्यों? सुनो, अब क्या होता है कि जब भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज देती है, इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, इसका मतलब आपकी जो कंपनीज होती हैं वो रिस्क को अज्यूम कर रही हैं, राइट। तो जब आपकी कंपनी एट द ईयर एंड 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पर जब अपने फाइनेंशियल्स क्लोज करती है तो जितनी भी उसकी पॉलिसीज होती हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज मैच्योर नहीं हुई होती, राइट। लेकिन फिर भी आपकी कंपनी को अपने अकाउंट्स बंद करने पड़ते हैं उस डेट पर। उसका बहुत सारा रिस्क क्या होता है? अनएक्सपायर्ड रिस्क होता है, जिसकी वजह से
आपकी गाइडलाइन है कि उसको क्या बनाने पड़ते हैं, रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं। यही बात यहां पे लिखी हुई है क्या, कि हमें क्यों नीड पड़ी ऐसे रिजर्व्स को बनाने की। दिस इज बिकॉज ऑल द पॉलिसीज आर रिन्यूड एनुअली। आप रिन्यूअल जब कराते हो अपनी पॉलिसीज का, कैसे कराते हो, एनुअली कराते हो। लेकिन जो इंश्योरर अपने अकाउंट्स को क्लोज कब करता है, बैलेंस शीट डेट पे करता है, एक पर्टिकुलर डेट पे करता है, और जिस डेट के ऊपर सारे के सारे रिस्क उसके एक्सपायर नहीं हुए होते, उस डेट पर उसकी कोई ना कोई अनएक्सपायर्ड लाइबिलिटी होती है, और उस अनएक्सपायर्ड लाइबिलिटी के रिलेशन में उसको रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैंने 11 नवंबर को कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो इसका रिन्यूअल अगर एनुअली हो रहा है तो अगला रिन्यूअल भी नवंबर के मंथ में ही होगा, राइट। लेकिन मैं अपने फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज कर दूंगी, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को ये वाली इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी एक्सपायर्ड नहीं हुई है, इसके रिलेशन में एक अनएक्सपायर्ड लाइबिलिटी है जिसके लिए मुझे रिजर्व्स बनाना है। अब रिजर्व बनाना कितना है ये भी इरडा ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। कितना, कहता है कि अगर मरीन और आपकी हल इंश्योरेंस है, ये आपकी जनरल इंश्योरेंस होती है। आई एम श्योर कि आपने इंटर में चैप्टर पढ़ा होगा अकाउंट्स में इंश्योरेंस कंपनी का, तो वहां पे आपने सीखा होगा ये। तो उसके रिलेशन में आपको प्रीमियम कितना बनाना है, आपको रिजर्व 100% ऑफ योर नेट प्रीमियम। अच्छा, अब नेट की बहुत सिग्निफिकेंस है। नेट का मतलब है कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और अदर एक्सपेंसेस हैं उसको आप माइनस कर दोगे अपने प्रीमियम में से, जो आपके ग्रोस प्रीमियम का अकाउंट होगा उसमें से जो आपका प्रीमियम बचेगा उसे कहते हैं नेट प्रीमियम। तो अगर मरीन और हल इंश्योरेंस है तो आपको 100% ऑफ नेट प्रीमियम का क्या बनाना है, रिजर्व्स बनाना है। अगर फायर है, मरीन है, कार्गो है, मरीन हल है तो आपको 100% बनाना है। अगर फायर है, मरीन है, कार्गो है तो उस केस में आपको बनाना है 50% ऑफ नेट प्रीमियम है। एग्जाम में यहां से भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगर्स दे देते हैं और आपको वहां पे रिजर्व्स बनाना पड़ता है कि कितना रिजर्व्स बनेगा, राइट। तो आप इस फर्स्ट वाले कंसेप्ट से, इस फर्स्ट टॉपिक से एमसीक्यू में ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो मैंने अभी पूरा पढ़ा है, कौन कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट जो है कि आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा जब वो ऑडिट करने जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की। मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया 2 टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज को हम पढ़ेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। तो आपके ऑडिटर को कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं जब वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट करने जाएगा। अब इसमें हम एरियाज उठाएंगे, एरियाज मतलब कि हम अलग अलग एरियाज को उठाएंगे कि आपका ऑडिटर इन्वेस्टमेंट की ऑडिट कैसे करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट क्लेम की वेरिफिकेशन कैसे करेगा, प्रीमियम की वेरिफिकेशन कैसे करेगा, एजेंट की कमीशन की वेरिफिकेशन कैसे करेगा, और इन एरियाज से इंडिविजुअली आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ाती हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि उन चीज़ों को ना छांट के पढ़ा जाए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं और वहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, राइट। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि आपका ऑडिटर जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करने जाएगा उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो वहां पे सबसे पहले आता है आपका एक्चुअल प्रोसेस। अब ये एक्चुअली होता क्या है, उसका रोल क्या है आपकी इंश्योरेंस कंपनी में, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव आपके पोर्शन में 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके एक्चुअली का रोल क्या होता है। तो आपका एक्चुअली का रोल है प्रोडक्ट को डेवलप करना। प्रोडक्ट को डेवलप करना मतलब इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को डेवलप करना, मॉडल डेवलप करना। मॉडल मतलब कि जब भी वो अपने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है उसका इंटायर स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको प्रीमियम को डिसाइड करना, उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको डिसाइड करना, कितने लाइफ की वो होगी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी उसको डिसाइड करना। ये काम सब किसके होते हैं, आपके एक्चुअली के होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है, रिस्क को कंसीडर करता है और फिर वो एक मॉडल बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाता है। उसके साथ साथ जो भी वैल्यूएशन करनी पड़ती है आपकी स्टैट्यूटरी वैल्यूएशंस, वो भी कौन करता है, आपका एक्चुअली ही करता है। बिजनेस की प्लानिंग कौन करता है, आपका एक्चुअली करता है। सोल्वेंसी मैनेजमेंट, जो सोल्वेंसी मार्जिन आपको रखना पड़ता है उसको कौन मैनेज करता है, आपका एक्चुअली करता है। मैनेजमेंट को रिपोर्ट कौन बनाता है, आपका एक्चुअली बनाता है। और अगर
कोई बिजनेस वैल्यूएशन करनी है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी की एस्टिमेशन करनी है, ये भी सारा काम कौन करता है? आपका एक्चुअली करता है। तो ये रोल ऑफ एक्चुअली आप याद कर सकते हो और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट को डेवलप करना, मॉडल को डेवलप करना, मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट बनाना, वैल्यूएशन करना, और उसके साथ साथ अगर कोई बिजनेस की प्लानिंग करनी है या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की एस्टिमेशन करनी है तो वो भी कौन करेगा? आपका एक्चुअली करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये सारे काम तो एक्चुअली के हैं, तो हमारे ऑडिटर का रोल क्या है? हमारे ऑडिटर का रोल है इस चीज को चेक करना और चेक करके सर्टिफाई करना कि जो भी वैल्यूएशन आपके ऑडिटर ने आपके एक्चुअली ने करी है आपकी लायबिलिटीज की, वो कैसी होनी चाहिए? वो करेक्ट होनी चाहिए, वो एक्चुअली ने ही की होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके एक्चुअली ने वैल्यूएशन करते वक्त कोई अजम्पशन ली है तो आपके ऑडिटर को ये सर्टिफाई करना है, ये चेक करना है कि वो अजम्पशन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ योर इडा होनी चाहिए। तो ये आपके ऑडिटर का रोल है। तो यहां से आप 4 से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एक्चुअली का क्या रोल है और ऑडिटर का क्या रोल है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? री इंश्योरेंस का मतलब है कि आपके पास कोई रिस्क आया, आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, आपने किसी बिजनेस को एक्सेप्ट किया, लेकिन आप सारे के सारे रिस्क को खुद से बियर नहीं करना चाहते, आप उस रिस्क को किसी और इंश्योरेंस कंपनी को सीड कर देते हो, मतलब उसको दे देते हो, राइट। तो जो इंश्योरेंस कंपनी के पास ओरिजिनली रिस्क आता है और वो किसी और को उस रिस्क को दे देती है, सीड कर देती है, उसको कहते हैं सीडिंग कंपनी, और जो उस रिस्क को एक्सेप्ट करती है उसको कहते हैं री इंश्योरेंस कंपनी। कंपनीज जनरली ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो अपने एक्सेसिव लॉस से बच सके, राइट। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि जो री इंश्योरेंस का कंसेप्ट है, इट इज अ रिस्क मिटिगेटिंग टूल, जो इंश्योरेंस कंपनी यूज करती हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए। इस कंसेप्ट को इस चैप्टर में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपके ऑडिटर का रोल क्या है? दो टाइप की री इंश्योरेंस होती है, एक री इंश्योरेंस इनवर्ड होती है, एक री इंश्योरेंस आउटवर्ड होती है। री इंश्योरेंस इनवर्ड क्या होगी? जब आपकी इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को एक्सेप्ट कर रही है, मतलब आपकी कंपनी क्या है? री इंश्योरेंस कंपनी है। और री इंश्योरेंस आउटवर्ड क्या होगी? जब आपकी कंपनी सीडिंग कंपनी है, वो अपने रिस्क को किसी और कंपनी को दे रही है। तो यहां पे रोल ऑफ ऑडिटर जो लिखा गया है वो किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है? इन कंटेक्स्ट ऑफ योर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेंस, कि आप रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप वो वाली कंपनी हो और आपका ऑडिटर उस कंपनी की ऑडिट कर रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में पॉइंट लिखे गए हैं। तो आपके ऑडिटर का रोल क्या होगा इन केस ऑफ री इंश्योरेंस? ये पॉइंट कहता है कि आपका ऑडिटर चेक करेगा कि जो भी प्रीमियम की पेमेंट है एंड जो भी उसकी कैलकुलेशन है वो एज पर एग्रीमेंट होनी चाहिए, कि आपने जो भी री इंश्योरर के साथ अपना एग्रीमेंट किया है उसकी पेमेंट, आपकी प्रीमियम की पेमेंट एंड कैलकुलेशन शुड बी एज पर दैट एग्रीमेंट। क्योंकि वहां पे जब आप री इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे उस केस में आप एक एग्रीमेंट एंटर करोगे अपने प्रिंसिपल इंश्योरर के साथ। उसके साथ साथ ये भी कहता है कि अगर कोई भी री इंश्योरेंस की प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, यू हैव टू चेक कि क्या उसके रिलेशन में आपने प्रोविजन बनाई, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करी या नहीं करी। आपका ऑडिटर वेरीफाई करेगा री इंश्योरर के साथ आपने जो एग्रीमेंट एंटर किया है। अच्छा, ये इसने सीडिंग का दिया है, मतलब हम सीडिंग कंपनी है, मैंने शायद आपको एक्सेप्टेंस का बोला है, आपने इसको ऐसे समझना है कि हमारी कंपनी किसी और को बिजनेस दे रही है, तो आपका ऑडिटर क्या चेकिंग करेगा? उसके साथ कहता है कि वेरीफाई करेगा वेदर द इंश्योरर हैज अडहर्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, कि जो भी आपका इंश्योरर है उसने अधर किया है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। सिंपल सी बात है, इसको याद करने का बेस्ट तरीका बताऊं क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये पॉइंट्स लिखे किस कंटेक्स्ट में गए हैं, तभी आप प्रीमियम पेड लिखना है कि प्रीमियम रिसिप्ट लिखना है उसको समझ पाओगे। अब ये रोल ऑफ ऑडिटर को मैं दूसरे वे से भी डिफाइन कर सकती हूँ। कैसे? अब ये जो पॉइंट लिखे गए मैंने आपको बताया, री इंश्योरेंस दो टाइप की हो सकती है, या तो आपकी कंपनी जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके रिस्क को सीड करेगी या तो एक्सेप्ट करेगी। अगर वो सीड कर रही है तो आपकी जो कंपनी है वो क्या हुई? सीडिंग कंपनी। अगर वो एक्सेप्ट कर रही है तो वो क्या हुई? री इंश्योरेंस कंपनी, मतलब वो एक्सेप्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को, वो गलत लिख कर आते हैं, उनको कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता कि कौन सी कंपनी सीडिंग कंपनी, कौन सी कंपनी आपकी री इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसने जो आंसर लिखा है वो इस वे से लिखा है कि जिस कंपनी की ऑडिट हो रही है वो उसके पास कोई बिजनेस रिस्क है और वो उस रिस्क को किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर रही है। तो अगर ये पहला पॉइंट
पॉइंट क्या है कि जब वो रिस्क को ट्रांसफर करेगी तो जो उसको प्रीमियम मिलेगी उसके पॉलिसी होल्डर से, उसको एक पोर्शन ऑफ प्रीमियम आपके री इंश्योरर को भी देना पड़ेगा जितना उसने रिस्क ट्रांसफर किया। तो पहला पॉइंट यही लिखा कि जो भी प्रीमियम की पेमेंट हो रही है क्या वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है, ये आपका ऑडिटर चेक करेगा। दूसरा, आपका ऑडिटर ये भी देखेगा कि प्रीमियम के रिलेशन में क्या कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीमियम थी तो क्या उसकी प्रोविजनिंग करी। तीसरा पॉइंट आपका ऑडिटर ये भी देखेगा क्या कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरर के साथ एग्रीमेंट एंटर किया है उसको वो वेरीफाई करेगा टर्म्स एंड कंडीशन को देखने के लिए। और आपका ऑडिटर इस चीज को भी इंश्योर करेगा कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने एग्रीमेंट के टर्म्स के साथ कंप्लायंस किया है। तो 2 पॉइंट इसमें एग्रीमेंट के हैं, 1 पॉइंट इसमें प्रोविजनिंग का है और 1 पॉइंट इसमें प्रीमियम का है। सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है फ्री लुक कैंसिलेशन। अब यहां से एमसीक्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। फ्री लुक कैंसिलेशन होता क्या है? अब फ्री लुक कैंसिलेशन क्या होता है कि मान लो एक पॉलिसी लेने आया कोई बंदा आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो जो पॉलिसी लेने आता है उसको क्या कहते हैं? पॉलिसी होल्डर। तो आपकी कंपनी से जब भी कोई पॉलिसी लेता है तो उसको आपकी कंपनी क्या इशू करती है? पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करती है। तो जब वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करती है, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसको एक ऑप्शन के साथ देती है कि 15 दिन के अंदर अगर तुम इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, अगर पॉलिसी होल्डर उन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अग्री नहीं करता तो वो वापस आके कैंसिल करवा सकता है अपनी पॉलिसी। इस ऑप्शन को कहते हैं फ्री लुक कैंसिलेशन। मतलब कि आप ले जाओ पॉलिसी डॉक्यूमेंट और उसको एक लुक दे दो, उनको पढ़ लो, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री नहीं करते 15 दिन के अंदर आप वापस आके इस पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हो। अब इसमें जब आपका पॉलिसी होल्डर वापस आएगा ना कैंसिल कराने के लिए, उस टाइम पे जब वो रिक्वेस्ट करेगा उसका रीजन क्या होना चाहिए? उसका रीजन सिर्फ होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा अगर वो किसी और रीजन की वजह से पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहता है, उस केस में वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। राइट? वो जब भी फ्री लुक कैंसिलेशन के ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है? वो कंपनी को मेल भेज सकता है, वो फैक्स भेज सकता है, वो लेटर लिख सकता है, या अगर उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कोई और मेथड प्रिस्क्राइब था तो वो उस मेथड से भी अप्लाई कर सकता है। जब उसकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी उसके बाद आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पैसे का रिफंड दे देगी। कैसे देगी? या तो चेक के थ्रू दे देगी या तो डायरेक्ट क्रेडिट कर देगी उसके बैंक अकाउंट में। ठीक है? तो ये क्या आपका फ्री लुक कैंसिलेशन पॉइंट। इन्हीं पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे जो मैंने अभी आपको हिंदी में बोला, यही इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है। राइट? फिर आता है आपका एक और टॉपिक, दैट इज पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल का कंसेप्ट। अब पॉलिसी लैप्स होता क्या है? अब आपने पॉलिसी ली, राइट? आपने पॉलिसी ली, अगर आपने टाइम पे प्रीमियम नहीं पे करी तो आपकी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। दैट इज नोन एज पॉलिसी लैप्स। सो पॉलिसी लैप्स मींस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ योर पॉलिसी ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। अब जो पॉलिसी लैप्स होता है ना, अगर आपकी पॉलिसी लैप्स होगी तो अब आपका जो इंश्योर्ड बंदा है उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। कॉमन सेंस है कि आपकी पॉलिसी ही लैप्स होगी तो आपके रिस्क के अगेंस्ट आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और जब इस पॉलिसी के लैप्स होने के बाद अगर दोबारा से आप इसको रिन्यू करवाओगे तो जो एजेंट, नॉर्मली पॉलिसी किसके थ्रू रिन्यू होती है और किसके थ्रू इशू होती है? आपके एजेंट के थ्रू। तो जब आप इस पॉलिसी का रिन्यूअल कराओगे तो एजेंट को कमीशन भी नहीं मिलता है। एग्जाम में यहां से छोटे मोटे जो मैं पॉइंट आपको बोल रही हूं, यहां से बेशक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? उसके बाद कहता है कि जब आप पॉलिसी तुम्हारी लैप्स होगी उसको रिवाइव कराया जा सकता है, दोबारा से भी उसको रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन कितने टाइम के अंदर? जो भी आपका लाइफ टाइम था एश्योर्ड का। एश्योर्ड का मतलब मान ले, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ रहे हैं इसलिए एश्योर्ड बोल रहा है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की लाइफ क्या है? कई बार डिफाइंड लाइफ भी होती है। मान लो 100 साल की आपने पॉलिसी ली, राइट? तो उस लाइफ से पहले क्या हो गया? आपकी पॉलिसी लैप्स होगी। अब आपको रिवाइवल करवाना है तो 100 साल के अंदर ही आप रिवाइवल करा सकते हो। मोस्टली लोग रिवाइवल कराना प्रेफर नहीं करते, रीजन बीइंग रिवाइवल के प्रोसेस एक्सपेंसिव होते हैं तो वो नई पॉलिसी लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब आपकी ऑडिटर का रोल क्या है इन रिलेशन टू दिस लैप्स पॉलिसी? आपका ऑडिटर जब जाएगा ना इंश्योरेंस कंपनी में और वो ये देखेगा कि पॉलिसी लैप्स हुई या नहीं, तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि जो आपकी कंपनी है
प्रीमियम के रिलेशन में जो भी आपकी ड्यू डेट्स है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करती है या नहीं करती है, क्योंकि अगर उसके पास प्रीमियम के रिलेशन में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कि कौन सी पॉलिसी लैप्स हो रही है ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। तो आपका ऑडिटर सबसे पहले इस चीज को चेक करेगा। उसके बाद अगर जहां पे भी रिवाइवल की रिक्वेस्ट आती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास, आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी में एडुकेट चेक्स लगे हुए हैं, मतलब एडुकेट इंटरनल कंट्रोल है किस चीज को लेकर कि रिवाइवल करने से पहले जो तुम्हारी उस पॉलिसी के रिलेशन में आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने उस प्रीमियम को रिसीव कर लिया है। तो ये आपका ऑडिटर का रोल होगा। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि पॉलिसी लैप्स क्या होती है, राइट, और आपके ऑडिटर का रोल क्या है पॉलिसी लैप्स में। फिर आता है आपका कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी सरेंडर। पॉलिसी सरेंडर का मतलब है आपका जो पॉलिसी होल्डर है ना, अपनी उस टर्म ऑफ योर पॉलिसी से पहले आकर ही वॉलेंटरी टर्मिनेशन करवा देता है अपनी पॉलिसी का, उसको कहते हैं कि उसने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया है। और अब पॉलिसी विल, हाँ लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ से एमसीक्यू बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्या कंडीशन है कि पॉलिसी को ऐसा नहीं है तुमने आज पॉलिसी ली, अब तुम्हारा कल मन किया तो मुझे पॉलिसी सरेंडर करनी है, तुम ऐसे पॉलिसी सरेंडर कर दोगे, नहीं। एटलीस्ट 3 साल तक, कितने साल तक, एटलीस्ट 3 साल तक तुम उस पॉलिसी को होल्ड करके रखोगे, तब तुम एलिजिबल होगे पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए। और उसके साथ साथ उन 3 सालों में तुमने प्रीमियम का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम प्रीमियम दे नहीं रहे हो फिर कह रहे हो मैं सरेंडर कर दूंगा अपनी पॉलिसी, नहीं, राइट। तो ये कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब आपके ऑडिटर का रोल क्या है? आपके ऑडिटर का रोल है चेक करना कि जब कोई पॉलिसी सरेंडर करवाने आ रहा है तो क्या आपकी कंपनी को एक प्रॉपर एप्लीकेशन मिल रही है। वो क्या करेगा? चेक करेगा सरेंडर रिक्वेस्ट को। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर चेक करेगा कि क्या आपकी कंपनी में प्रॉपर चेक्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर कि सरेंडर की प्रोसेस सही है, राइट। तो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं आपकी पॉलिसी सरेंडर के प्रोसेस के ऊपर या नहीं। तीसरी चीज कहता है कि आप सरेंडर अमाउंट को तब ही पे करोगे जब वो रिक्वेस्ट किससे आई है, जब वो रिक्वेस्ट पॉलिसी होल्डर से आई है। इस चीज को भी आपका ऑडिटर चेक करेगा। और आपका ऑडिटर इस चीज को भी चेक करेगा कि जब आपकी कंपनी ने पॉलिसी सरेंडर कर दी, उसको एक सरेंडर वैल्यू पे करनी पड़ती है। ये भी क्लोज आप इनिशियली ही साइन करते हो जो अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री आपने सही डाली या नहीं डाली, ठीक है। तो आपका ऑडिटर क्या क्या चीज चेक करेगा? तो सबसे पहले प्रॉपर रिक्वेस्ट आनी चाहिए, कंट्रोल ओवर योर प्रोसेस को चेक करेगा, उसकी अकाउंटिंग एंट्री सही हुई या नहीं हुई। पेमेंट देने से पहले वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि रिक्वेस्ट किसके थ्रू आनी चाहिए, पॉलिसी होल्डर के थ्रू आनी चाहिए, राइट। तो ये था आपका सरेंडर ऑफ पॉलिसी। उसके बाद एक और एरिया आपका ऑडिटर चेक करता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में, कौन सा? प्रीमियम कलेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ ऑडिटर क्या होगा जब वो प्रीमियम की ऑडिट करेगा, मतलब प्रीमियम को चेक करेगा, प्रीमियम की कलेक्शन को चेक करेगा। तो आपका ऑडिटर सबसे पहले इंश्योर करेगा, मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है, कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रीमियम एंड अकाउंटिंग फॉर एडवांस प्रीमियम एंड योर इश्यू ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हेड में। अलग अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इन हेडिंग से, और आपसे एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑडिटर का रोल क्या होगा इन रिलेशन टू कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, या आपका ऑडिटर किन किन चीजों को चेक करेगा इन रिलेशन टू प्रीमियम इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑडिटर देखेगा कि जो भी प्रीमियम का अमाउंट आपकी कंपनी कलेक्ट करती है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो योर ऑडिटर विल चेक प्रीमियम कलेक्टेड इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। दूसरी चीज, आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि क्या प्रीमियम कलेक्शन के ऊपर आपकी कंपनी ने एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स लगाए हुए हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि प्रीमियम का अमाउंट टाइमली बेसिस पे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जाता है। तीसरी चीज, आपका ऑडिटर इस चीज को भी देखेगा कि क्या एक रिकंसिलिएशन, डेली रिकंसिलिएशन आपकी कंपनी बनाती है, क्या एक प्रोसेस एग्जिस्ट करती है फॉर द योर डेली रिकंसिलिएशन, किस अमाउंट की कि जितना अमाउंट आपकी कंपनी ने कलेक्ट किया, जितना उसने अपने सिस्टम में डाला और जितना अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में आया, राइट। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर चेक करेगा
कि अकाउंटिंग सिस्टम सही वे से प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी प्रीमियम की कैलकुलेशन होता है वो मैन्युअली तो होगी नहीं। जैसे बैंक में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, आईटी सिस्टम्स के थ्रू, तो वैसे ही प्रीमियम की कैलकुलेशन भी कैसे होगी, सिस्टम के थ्रू। तो क्या जो सिस्टम प्रीमियम कैलकुलेट कर रही है वो एक्यूरेट कर रही है, नहीं कर रही, ये आपका ऑडिटर चेक करेगा। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि प्रीमियम जब आप रिकॉग्नाइज करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ इशूड पॉलिसीज, ना कि अंडर राइटिंग डेट्स। मतलब जब आपने अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस डेट को बेस बनाकर आप अपनी प्रीमियम की कैलकुलेशन नहीं करोगे। कौन सी, जिस डेट पे आपने पॉलिसी को इशू किया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इशू किया, उस डेट को बेस बना के प्रीमियम की कैलकुलेशन होनी चाहिए। इस चीज को भी आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा। उसके साथ साथ कहता है अगर किसी पॉलिसी के रिलेशन में उसको एडवांस प्रीमियम मिली है तो एडवांस प्रीमियम को तुम प्रीमियम के हेड पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, एडवांस प्रीमियम को एडवांस प्रीमियम में ही डाला जाएगा। तो एडवांस प्रीमियम को तुम प्रीमियम नहीं मानते। और आपका ऑडिटर ये भी चेक करेगा जब अगले साल या जिस भी साल से वो प्रीमियम रिलेट करती है, क्या उस साल आपकी इंश्योरेंस कंपनी को उस साल आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने उस एडवांस प्रीमियम को अपने प्रीमियम में इंक्लूड किया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम मिलती है वो की इनकम होती है। तो क्या उसने उस साल उसको अपनी इनकम बनाया या नहीं बनाया। उसके साथ साथ अगला पॉइंट कहता है कि आपका ऑडिटर पॉलिसी डॉक्यूमेंट इस चीज को वेरीफाई करेगा कि आपकी कंपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इशू नहीं कर सकती, किस किस केसेस में इशू नहीं कर सकती। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि कौन कौन सी वो सिचुएशन है जहां पे आपकी कंपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं इशू कर सकती। तो नंबर 1, जहां पे आपकी कंपनी ने प्रीमियम को कलेक्ट ही नहीं किया, या फिर कंपनी ने प्रीमियम कलेक्ट तो कर ली थी, मतलब उसने एंट्री डाल दी, कोई चेक देके चला गया कि ये रहा मेरा प्रीमियम का चेक, लेकिन बाद में वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो उस केस में भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इशू नहीं किया जाएगा। उन केसेस में पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इशू नहीं किया जाएगा जहां पे आपकी कंपनी प्रीमियम को इमीडिएटली कलेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जो आपका पॉलिसी होल्डर है वो पैसा नहीं देके जा रहा, वो चेक नहीं देके जा रहा, वो क्या देके जा रहा है, वो एक गारंटी देके जा रहा है या वो एक डिपॉजिट देके जा रहा है। और जहां पे आपकी प्रीमियम कलेक्ट नहीं हुई क्योंकि आपका रिस्क का कवर बढ़ गया, मतलब कि एडिशनली आपका रिस्क कम था, बाद में रिस्क का कवर बढ़ गया और जो एडिशनल रिस्क था उसके रिलेशन में आपके पॉलिसी होल्डर ने कोई भी प्रीमियम नहीं दी, तो आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं इशू करोगे। उसके साथ साथ आपकी जो प्रीमियम है वो कलेक्ट हुई है लेकिन अभी तक पॉलिसीज इशू ही नहीं हुई, तो क्या आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट दोगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आएंगे, तो आपके ऑडिटर को ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। मूविंग फॉरवर्ड, मतलब आपका ऑडिटर ये चेक करेगा कि इन एरियाज में उसने पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं इशू किया होना चाहिए। एग्जाम में मैंने पहले भी बोला इस इशू ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट से अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, दैट इज आपका ऑडिटर जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा, प्रीमियम उसने चेक कर लिया, उसको और क्या दिखेगा, क्लेम। क्लेम होता क्या है, देखो आपका लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, आपका एक पॉलिसी होल्डर आया, उसने लाइफ इंश्योरेंस ली, उसके पास अब क्या पॉलिसी, वो प्रीमियम पे कर रहा है। ठीक है, अब हमने पहले उसने लाइफ खत्म होने से पहले, क्लेम को अराइज होने से पहले दो चीजें हो सकती है, तो पॉलिसी लैप्स होगी या तो सरेंडर होगी, वो हमने ऊपर डिस्कस कर दिया। अब क्या हुआ, मान लो उसकी डेथ होगी, तो डेथ होगी, अब रिस्क जो था वो रिस्क मटेरियलाइज हो गया। ठीक है, तो अब आपकी कंपनी पे क्या आ गया, क्लेम आ गया। तो उस केस में आपका ऑडिटर वेरिफिकेशन कैसे करेगा कि जो क्लेम आते हैं आपकी कंपनी उन क्लेम्स को सही तरीके से लॉन्च करती है, उनको सही तरीके से प्रोसेस करती है, सही तरीके से उनकी अकाउंटिंग होती है, क्लेम के रिलेशन में एक रजिस्टर मेंटेन्ड है। तो ये कहता है कि आपका ऑडिटर सबसे पहले तो क्या करेगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देख लेगा। मतलब जब आपकी कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू किया होगा, या तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, स्टैंडर्ड का मतलब कि जब भी आपकी कंपनी जो इंश्योरेंस इशू करेगी इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के थ्रू इशू करेगी, तो वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देख लेगा। उस केस में उसको एक आइडिया हो जाएगा कि जब भी हमारा क्लेम अराइज होता है, तो आपका जब क्लेमेंट आता है, जिस बंदे को आपको पैसे देने हैं, जब वो आता है तो उसको कौन कौन से एविडेंसेस सबमिट करने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑडिटर क्या करेगा, रिव्यू करेगा आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट को। उसके बाद
आपका ऑडिटर देखेगा कि क्या आपकी कंपनी एक क्लेम का रजिस्टर मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर आपका ऑडिटर जब चेकिंग कर रहा था उसको पता लगा कि किसी ने इंश्योरेंस कंपनी के उसमें क्लेम को लॉन्च किया लेकिन वो क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो आपका ऑडिटर चेक करेगा व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिजेक्शन, कि अगर क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो रीजन क्या था रिजेक्ट होने का। और आपका ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि जितने भी क्लेम आते हैं क्या उनकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती है, और जो क्लेम इनिशिएट हो चुके हैं पर अभी तक पे नहीं हुए क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने उन क्लेम के रिलेशन में प्रोविजनिंग करी या नहीं। क्योंकि अगर क्लेम इनिशिएट हो चुका है इसका मतलब लाइबिलिटी तो राइज हो चुकी है पर अभी पे नहीं हुआ है, तो आपकी कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रोविजनिंग वहां पे करनी चाहिए। और जो बाकी की कॉस्ट होगी ना क्लेम्स की, उसको भी आप क्लेम की ही कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर इस चीज को भी इंश्योर करेगा कि एक रिकंसिलिएशन का सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए, कहां पे, जो भी आपके मैनेजमेंट का सिस्टम है और जनरल लेजर का जो बैलेंस है उन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। और क्लेम जो भी आप अपनी बुक्स में दिखाते हो वो नेट ऑफ री इंश्योरेंस दिखाते हो। कॉमन सेंस है कि अगर आपने किसी बिजनेस को सीड कर दिया किसी और कंपनी के फेवर में, तो उस पोर्शन को जो आपने सीड किया है किसी री इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसका जो क्लेम है आपको बाहर से आएगा, तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, नेट ऑफ दैट री इंश्योरेंस। तो आपका ऑडिटर इन सारे एरियाज को चेक करेगा। एक इंपॉर्टेंट है, दोबारा से बता दो क्या क्या उसको चेक करना है। नंबर वन आपका ऑडिटर क्या चेक करेगा, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट चेक करेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जब भी क्लेम अराइज होगा तो आपके उस क्लेमेंट को कौन कौन से एविडेंसेस देने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और क्या आपकी कंपनी क्लेम का रजिस्टर मेंटेन करती है। उसके साथ साथ रीजन, अगर आपका कोई क्लेम किसी ने सबमिट करा पर वो क्लेम रिजेक्ट हो गया, रीजन क्या था क्लेम को रिजेक्ट करने का। अगर किसी ने क्लेम को लॉन्च कर दिया है, इनिशिएट कर दिया है, तो आपकी कंपनी को प्रोविजनिंग बनानी पड़ती है। तो क्या आपकी कंपनी ने प्रोविजनिंग करी या नहीं करी, क्या आपकी कंपनी क्लेम के रिलेशन में कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करती है या नहीं करती। जो भी क्लेम वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी वो नेट ऑफ री इंश्योरेंस होना चाहिए। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कमीशन विच इज पेबल टू एजेंट। सेक्शन कौन सा है, अगर आपको याद हो, सेक्शन नंबर 40 यहां पे एप्लीकेबल होता है इंश्योरेंस एक्ट का। ये कहता है कि अब एजेंट होते कौन है, आप कभी भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते। आप इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी कैसे बाय करते हो, एक इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू बाय करते हो। तो ये कहता है कि ऑडिटर जब इसके कमीशन को चेक करेगा उस टाइम पे वो रिव्यू करेगा कि आपकी कंपनी इस कमीशन के एजेंट को कैसे कैलकुलेट करती है, और जो सिस्टम आपकी कंपनी यूज करती है, जो प्रोसेस आपकी कंपनी यूज करती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और कंपनी ने जो कमीशन पे किया है वो कैसा होना चाहिए, दोज शुड बी एज पर द लिमिट विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दी सेक्शन नंबर 40 में। आई थिंक 5% पता नहीं 7% क्या लिमिट है, लेकिन लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, आप मैक्सिमम उतना ही कमीशन पे कर सकते हो। और जो कमीशन आपकी कंपनी पे करेगी वो आपकी प्रीमियम के साथ सिंक होना चाहिए, क्योंकि वो रिलेटेड किससे होता है, प्रीमियम के साथ सिंक होता है। और अगर आपने कोई कमीशन दिया अपने उसको एजेंट को इन रिलेशन टू एनी पॉलिसी, मान लो उसने पॉलिसी करवाई और आपने उसको आप इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कमीशन दिया, लेकिन बाद में जाके जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, तो जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल होगी तो उससे आपको वो वापस रिकवर करना है वो कमीशन। तो इस चीज़ को भी आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर इस चीज़ को देखेगा कि जो आपकी कमीशन की प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, वो कंप्लीटनेस को इंश्योर करे। कंप्लीटनेस भी एक आपकी असर्शन होती है कि जितने भी कमीशन आपको पे करने थे वो आपने कमीशन पे कर दिए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें चेक करेगा। कौन कौन सी चीज़ें चेक करेगा, आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कमीशन पे करना, आपका जो कंपनी है वो कमीशन कैसे पे करेगी, जो भी आपकी गाइडलाइंस है। उसके साथ साथ उसकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, लिमिट के बाहर उसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिसी ऐसी है जो बाद में जाके कैंसिल हो गई है, उसके रिलेशन में आपने जो भी कमीशन पे किया है आप उससे वापस ले लेते हो और आप कंप्लीटनेस को इंश्योर करोगे। मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ इस चैप्टर में, आई नो आई एम गोइंग स्लो, बट देयर इज अ रीजन कि मैं जितनी क्लैरिटी से बोल सकूँ वो बात आप तक क्लैरिटी से पहुंचनी चाहिए, ताकि आपको ये चैप्टर ना क्रिस्टल क्लियर हो जाए, भले ही ये रिविजन क्लास है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आपके ऑडिटर का रोल क्या होगा इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट, इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपका ऑडिटर आपकी मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को रिव्यू करेगा कि मैनेजमेंट आपकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपकी जो एंटिटी है उसमें प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, किसके बीच में, कि मिड ऑफिस का फंक्शन मिड ऑफिस परफॉर्म करता है, फ्रंट ऑफिस का फंक्शन फ्रंट ऑफिस परफॉर्म करता है, और बैक ऑफिस का फंक्शन बैक ऑफिस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले क्या देखेगा, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर देखेगा। उसके बाद वो आपकी कंपनी की
इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भी अंडरस्टैंड करेगा कि जो आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करती है। तीसरी चीज, अगर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कमेटी है तो उस इन्वेस्टमेंट कमेटी का फंक्शन क्या है, उस इन्वेस्टमेंट कमेटी के स्कोप में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपका ऑडिटर इस चीज का रिव्यू भी करेगा। आपकी कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट करी, क्या वो इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करी या नहीं करी। कौन सी रेगुलेशन, जो इडा की रेगुलेशन है। आपका ऑडिटर एंटिटी के कैश मैनेजमेंट सिस्टम को समझेगा, यह समझने के लिए कि क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसे भी अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास दो टाइप के फंड्स हो सकते हैं, एक तो शेयर होल्डर्स का फंड और दूसरा कौन सा, आपके पॉलिसी होल्डर का फंड। तो दोनों फंड जो वो मेंटेन करती है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्प्लिट होना चाहिए। तो आपका ऑडिटर इस चीज को भी चेक करेगा। आपकी मैनेजमेंट ने, आपकी एंटिटी ने जो अकाउंटिंग करी है, वैल्यूएशन करी है अपनी इन्वेस्टमेंट की, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, क्या वो गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं, आपका ऑडिटर इस चीज को भी चेक करेगा। जो कंट्रोल्स आपके मैनेजमेंट ने लगाए हैं, किसके ऊपर, अपने पर्सोनल के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर, वो कंट्रोल्स को आपका ऑडिटर रिव्यू करेगा कि क्या वो एडुकेट है या नहीं। तो ये सारे पॉइंट आपका ऑडिटर चेक करेगा जब वो इन्वेस्टमेंट की चेकिंग करेगा। फिर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रिलेशन में ऑडिटर का रोल क्या रहेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने देखा होगा कि जब हम इंटर में, आपका एडवांस अकाउंट होता था हमारे टाइम पे, आई डोंट नो कि आपका क्या था, उस टाइम पे जब आप इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट बनाते हो तो आप हेड बनाते हो। कितने हेड बनाते हो, 14 हेड बनाते हो, दैट इज 14 हेड्स। ऐसा बोलता है आपका शेड्यूल 3। तो ये कहता है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे किस में जाने चाहिए, आपके इन 14 हेड में जाने चाहिए। और जो आपके बाकी के एक्सपेंसेस है उसको आप कहाँ डाल दोगे, आप अपने अदर एक्सपेंसेस में डाल दोगे। अगर कोई मेजर एक्सपेंस है, इसको आप मार्क कर सकते हो, एमसीक्यू में बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई मेजर एक्सपेंस है, मेजर एक्सपेंस मतलब जिसका अमाउंट 5 लाख रुपए का है या फिर 1% ऑफ नेट प्रीमियम, दोनों में से जो भी ज्यादा, अगर ऐसा कोई खर्चा है उसको आपको सेपरेटली दिखाना पड़ता है। सारे के सारे एक्सपेंसेस जब आप अपने इस अकाउंट में डालते हो, उनको पहले आप मर्ज करते हो, उनको आप क्या करते हो, एग्रीगेट करते हो, और उसके बाद उनको किसी एक रीजनेबल बेसिस के ऊपर अपोर्शनड किया जाता है अलग अलग पॉलिसीज में, राइट। तो आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी मैनेजमेंट फॉलो कर रही है इस अपोर्शनमेंट के लिए, वो क्या होनी चाहिए, वो राइट होनी चाहिए, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये आपका ऑडिटर चेक करेगा कि क्या आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को 14 हेड में डाला, क्या जो अदर एक्सपेंसेस है उसको आपने अदर एक्सपेंसेस के हेड में डाला, क्या आपने सेपरेट डिस्क्लोजर दिया मेजर एक्सपेंसेस के रिलेशन में, और जो भी एक्सपेंसेस आपको फर्स्ट एग्रीगेटेड करने चाहिए, फिर आपको उसकी अपोर्शनमेंट करनी चाहिए। उस अपोर्शनमेंट के लिए जो आपने बेसिस फॉलो किया, क्या वो रीजनेबल था। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपकी मैनेजमेंट ने यूज करी है फॉर द अपोर्शनमेंट, वो गाइडलाइंस के हिसाब से थी या नहीं थी। ये सारे एरिया आपका ऑडिटर चेक करेगा जब वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेक करेगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, दैट इज योर ऑडिट ऑफ योर जनरल इंश्योरेंस। ये आपको ऊपर हमने जो पढ़ा वो क्या था, लाइफ इंश्योरेंस, राइट। अब सबसे पहले आपका ऑडिटर रेवेन्यू आइटम्स की ऑडिट करेगा। रेवेन्यू आइटम मतलब जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे, अलग अलग एरियाज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका ऑडिटर इनकम, अब देखो इसमें भी प्रीमियम की इनकम होगी, इसमें भी क्लेम्स होंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने चार्ट्स को बनाया बहुत अच्छे तरीके से है, और मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँ आपको ये लेक्चर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना इस चैप्टर में इनफैक्ट ना ये चैप्टर और आई थिंक एक बैंकिंग चैप्टर है जिनका उनको सिर पैर नहीं समझ में आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ रट्टा ही मारते हैं। लेकिन अगर आप मेरे बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे, फोकस लगा के सुनोगे, तो आपको हर एक चीज़ याद होती जाएगी। आई कैन प्रॉमिस यू दैट, राइट। और बिना रट्टा मारे याद होती जाएगी, ओके। फिर आता है कि आपका ऑडिटर वेरीफाई कैसे करेगा प्रीमियम की इनकम को इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब जो ऊपर पड़ा वो क्या था, देखो हमने दो टॉपिक पढ़े अभी तक। एक तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है, चाहे एलआईसी हो चाहे आपकी जीआईसी हो। फिर हमने पढ़ा ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ एलआईसी। अब एलआईसी को भूल जाओ, अब आ जाओ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के केस में कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ योर प्रीमियम इनकम। ये पॉइंट क्या कहता है कि आपका ऑडिटर सबसे पहले क्या वेरीफाई करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स वेरीफाई करेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जितने भी कवर नोट्स है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर नोट्स को इशू कर रही है, वो कवर नोट्स सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए, और उनके ऊपर मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक एडुकेट इंटरनल चेक का सिस्टम होना चाहिए कि जब भी कोई स्टेशनरी इशू करती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, कोई स्टैंप इशू करती है, उसके ऊपर एडुकेट इंटरनल चेक होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट सबसे पहले आपका ऑडिटर क्या करेगा, वो इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेगा। उसके बाद
आपका ऑडिटर जब प्रीमियम की चेकिंग कर रहा होगा इन केस ऑफ जीआईसी, तो वो रिव्यू करेगा अकाउंटिंग कैसे करती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी अपनी प्रीमियम की, इन ऑर्डर टू इंश्योर, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जितनी भी प्रीमियम है, जिन प्रीमियम के रिलेशन में रिस्क की इंसेप्शन हो चुकी है, रिस्क शुरू हो चुका है, आपकी कंपनी ने उसको एज अ इनकम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया है। आपका ऑडिटर अकाउंटिंग को चेक करेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो भी प्रीमियम आपकी कंपनी मरीन के लिए रिसीव करती है, फायर के लिए रिसीव करती है, या अगर कोई और इंश्योरेंस है उसके रिलेशन में उन्होंने उस प्रीमियम को उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाला है, राइट। और अगर कोई भी प्रीमियम उसने एडवांस में रिसीव्ड हुई है तो वो प्रीमियम कहां पे जाएगी, हमने इस पॉइंट को ऊपर भी देखा था, एडवांस प्रीमियम के अकाउंट पे जाएगी। और अगर जो भी प्रीमियम आपको रिसीव हुई है उस प्रीमियम को आप ग्रोस फिगर पे लिखोगे, मतलब जो हम ऊपर रिजर्व्स बनाते हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का, आपको वो रिजर्व को डिडक्ट नहीं करना है, आपको ग्रोस प्रीमियम पे रिकॉर्ड करना है। तो ये सारे पॉइंट आपका ऑडिटर यहां पे देखेगा। तीसरी चीज देखेगा कि आपकी जो एंटिटी है, मतलब जो आपकी कंपनी है, वो रिस्क की इंसेप्शन कैसे करती है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जहां पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं हुआ है वहां पे रिस्क की इंसेप्शन नहीं होती। इस पॉइंट को हमने ऊपर भी देखा था। उसके साथ साथ कंपनी का कोई भी रिस्क नहीं आता इन केस ऑफ एडवांस प्रीमियम, मतलब जब आप मान लो कि अभी तक रिस्क नहीं आया, अभी तक आपकी ड्यू डेट नहीं आई थी प्रीमियम को पे करने की, पर आपने प्रीमियम पे कर दी, तो वो प्रीमियम पे कर दी, वो प्रीमियम नहीं है, वो एडवांस प्रीमियम है। जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती कंपनी का कोई रिस्क नहीं है। यही बात यहां पे लिखी है कि अनकलेक्टेड प्रीमियम, एक ऐसी प्रीमियम जो आपने अभी तक पे नहीं की, और एक ऐसी प्रीमियम जिसकी ड्यू डेट आई नहीं पर आपने पे कर दी, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कंपनी का अभी तक रिस्क इंसेप्ट नहीं हुआ है, कंपनी की उसके रिलेशन में कोई भी रिस्क को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर कहता है कि जो को इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, को इंश्योरेंस क्या होती है, जहां पे एक और एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी मिलके इंश्योरेंस करती है, उस केस में आप जब इंश्योरेंस बुक करोगे, आप इंश्योरेंस की प्रीमियम बुक करोगे अपनी बुक्स में, सिर्फ कंपनी अपना ही शेयर बुक करेगी। तो कौन कौन से पॉइंट हुए, इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, प्रीमियम की अकाउंटिंग चेक करेगा, इंसेप्शन को चेक करेगा रिस्क की, और को इंश्योरेंस के केस में सिर्फ अपना रिस्क ही वो अपने शेयर के रिलेशन में ही प्रीमियम को बुक करेगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कि आपका ऑडिटर एग्जामिनेशन कैसे करेगा क्लेम्स पेड की। जैसे हमने ऊपर सबसे पहले क्या देखा था, इंटरनल कंट्रोल्स को वो चेक करेगा, और उसके साथ साथ वो कौन कौन से पॉइंट को चेक करेगा। अगर ये जो इंश्योरेंस है, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, गिव मी 2 मिनट्स। तो कहाँ पे थे, एग्जामिनेशन ऑफ क्लेम्स पेड को कैसे करेगा। तो आपका ऑडिटर, जैसे हमने ऊपर लाइफ इंश्योरेंस के केस में देखा कि जब भी आपका ऑडिटर क्लेम्स पेड की चेकिंग करता है उस टाइम पे सबसे पहले वो क्या देखता है, इंटरनल कंट्रोल्स को देखता है। इंटरनल कंट्रोल्स के साथ साथ उसको और क्या चीज़ों को देखना है, अगर ये जो इंश्योरेंस है वो कैसी है, वो कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में वो देखेगा कि कंपनी जब अपना क्लेम पेड बुक कर रही है वहाँ पे सिर्फ वो अपना ही शेयर बुक कर रही है। दूसरी चीज़, आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो भी उसका क्लेम अकाउंट होगा, उस क्लेम अकाउंट में जब वो पैसा, मतलब वो डेबिट करते हैं, क्योंकि क्लेम क्या होता है, उसका एक एक्सपेंस होता है, तो जब वो उसको डेबिट करेंगे उस टाइम पे जो उसने बाकी की पेमेंट भी करी होंगी, फॉर एग्जांपल रिपेयर के खर्चा, सर्वे का एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे भी उस क्लेम अकाउंट में डेबिट हो। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा क्लेम है जो आपकी कंपनी को कम्युनिकेट हुआ है आफ्टर द ईयर एंड, लेकिन वो बिलोंग करता है इसी ईयर से, तो उस क्लेम की बुकिंग इसी साल में हो जानी चाहिए। आपका ऑडिटर इस चीज़ को भी इंश्योर करेगा। आपका ऑडिटर देखेगा कि जो सेल्वेज वैल्यू आपकी कंपनी ने रिकवर करी है, सेल्वेज वैल्यू क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने एक इन्वेंट्री का इंश्योरेंस किया हुआ था, राइट। तो अब इन्वेंट्री का इंश्योरेंस किया है, अब उस इन्वेंट्री में आग लगी, अब आग लगी तो सारा स्टॉक खत्म हो गया, लेकिन स्टॉक में कुछ बचा होगा, तो उस बचे हुए सामान को बेचकर आपकी इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा बहुत पैसा रिकवर कर लेती है, उसको कहते हैं सेल्वेज वैल्यू, राइट। तो जो भी आपने सेल्वेज रिकवर्ड किया उसके भी आप प्रॉपरली अकाउंटिंग क्या आपने करी या नहीं करी, आपका ऑडिटर इस चीज़ को इंश्योर करेगा। और क्या आपका जो पॉलिसी होल्डर है उसको लेटर ऑफ सब्रोगेशन रिसीव्ड हो गया है, नहीं हो गया। अब लेटर ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है इसको समझना, जैसे कि मान लो कि किसी ने एक्सीडेंट की इंश्योरेंस करवाई हुई, कार की इंश्योरेंस करवाई हुई है, राइट। अब कार का एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, क्यों, क्योंकि जिस गाड़ी के साथ आपकी गाड़ी टकराई उसने रेड सिग्नल को क्रॉस किया था। अब क्या हुआ कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस था, तो आपने जाके अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया, लेकिन
इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम दे देती है वो उस पैसे को रिकवर कर सकती है उस बंदे से जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी गलती थी, वो कोर्ट में केस डाल देती है और उस टाइम पे वो एक लेटर ऑफ सब्रोगेशन इशू करती है अपने पॉलिसी होल्डर को कि जो भी मेरी लायबिलिटी थी मैंने उसको सेटल कर दिया है, अब मैं ये जो क्लेमेंट था, जो मेरा पॉलिसी होल्डर था, मैं इसके शूज में आ गया हूं कि मैंने इसको पैसा पे किया है ना, अब ये लॉस मेरा था, मैं इससे उसको रिसीव करूंगा, तो उसको कहते हैं लेटर ऑफ सब्रोगेशन। तो क्या जब आपने क्लेम पे कर दिया, आपने एक लेटर ऑफ सब्रोगेशन भी इशू कर दिया, इस चीज को आपका ऑडिटर चेक करेगा। उसके बाद कहता है कि कई बार आपकी इंश्योरेंस कंपनी को एक पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ता है कोर्ट के पास अगर लिटिगेशन चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस केस में आप उसको क्लेम पेड नहीं मानते, उसको आप क्या मानते हो, एसेट। जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाती तो आपका ऑडिटर विल रिव्यू कि ऐसे अमाउंट को आपने क्या मानना हुआ है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। और जहां पे आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को पे कर देती है वहां पे आपका क्लेमेंट, मतलब जो आपका पॉलिसी होल्डर है, वो आपकी कंपनी को एक यूडीएन इशू करता है। तो क्या आपके पास वो अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट है या नहीं, ये भी आपका ऑडिटर चेक करेगा। तो ये सारे एरिया आपके ऑडिटर को चेक करने हैं। इंटरनल कंट्रोल्स, उसके साथ साथ को इंश्योरेंस का, अगर वो को इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो सिर्फ कंपनी का शेयर ही डेबिट होगा, लेटर ऑफ सब्रोगेशन, सैल्वेज वैल्यू, अदर एक्सपेंसेस, मैं एक बार ऊपर से बोल रही हूँ। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा क्लेम है जो आपको इस फाइनेंशियल ईयर के बाद कम्युनिकेट हुआ है पर बिलोंग इस फाइनेंशियल ईयर से करता है, तो इसकी बुकिंग इसी फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज आपका ऑडिटर अपने उन क्लेम्स को कैसे वेरीफाई करेगा जो आउटस्टैंडिंग है एट द ईयर एंड। तो जो ऐसे क्लेम होते हैं जो एट द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग है, आपकी कंपनी को उनके रिलेशन में क्या बनानी पड़ती है, प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो आपका ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि प्रोविजनिंग बना दी है उन सारे क्लेम्स के रिलेशन में जो भी आउटस्टैंडिंग है एट द ईयर एंड, और आपकी कंपनी ने प्रोविजन सिर्फ उन्हीं क्लेम्स को लेकर बनाई है जिनको पे करने की उसके ऊपर लीगल लाइबिलिटी है। आपका ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि जो आपकी प्रोविजन का अमाउंट है वो आपके इंश्योर्ड सम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोविजन का अमाउंट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंश्योर्ड सम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो को इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट था तो आपका कंपनी, मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ अपने ही शेयर के लिए प्रोविजनिंग करेगी। तो आपका ऑडिटर इस चीज़ को भी चेक करेगा। आपका ऑडिटर चेक करेगा कि जो भी प्रोविजनिंग होगी, जो भी क्लेम का अमाउंट होता है, वो उसने नेट ऑफ सैल्वेज वैल्यू प्रोवाइड करी है। और अगर आपको जो लॉस इंटीमेशन आई है वो आपने रिसीव करी है आफ्टर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लेट आपको लॉस की इंटीमेशन आई है, तो आपका ऑडिटर विल चेक द रीजंस कि इतनी लेट क्यों आपको इंटीमेशन आई है। और जो भी आपकी कंपनी प्रोविजनिंग बनाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम्स, तो उसके रिलेशन में भी आपका ऑडिटर प्रोविजनिंग की चेकिंग करेगा कि क्या उन डिस्प्यूटेड क्लेम के रिलेशन में आपकी कंपनी ने प्रोविजनिंग बनाई या नहीं बनाई। तो सबसे पहले आपका ऑडिटर क्या चेक करेगा कि जो भी आउटस्टैंडिंग क्लेम है क्या आपकी कंपनी उन क्लेम्स के रिलेशन में प्रोविजनिंग बना रही है। जो प्रोविजन बना रही है वो सिर्फ उन्हीं क्लेम्स के रिलेशन में होनी चाहिए जिनको पे करने की लीगल लाइबिलिटी आती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस का है तो प्रोविजनिंग सिर्फ अपने शेयर की, अब आप अपने शेयर की ही बनाओगे, और जो भी आप प्रोविजनिंग का अमाउंट बुक करोगे वो नेट ऑफ सैल्वेज वैल्यू बनाओगे। और उसके बाद कहता है कि जो आपका प्रोविजनिंग का अमाउंट है वो आपके इंश्योर्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लॉस की इंटीमेशन में कोई भी डिले आया है तो आप उसका रीजन इंक्वायर करोगे, और अगर ऐसा कोई क्लेम है जो डिस्प्यूटेड क्लेम है उसके रिलेशन में क्या आपकी कंपनी ने प्रोविजनिंग बनाई या नहीं बनाई, इस चीज को भी आपका ऑडिटर चेक करेगा। उसके बाद आता है कि कौन कौन से क्लेम रजिस्टर आपकी कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो होता है क्लेम का इंटीमेशन रजिस्टर, कि जैसे ही क्लेमेंट आएगा वो इंटीमेट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को अपने क्लेम को, तो उसको कहते हैं, जिस टाइम पे वो फर्स्ट एंट्री डलती है उसको कहते हैं क्लेम का इंटीमेशन रजिस्टर। फिर आता है क्लेम का पेड रजिस्टर, कि आपकी कंपनी जब क्लेम को सेटल कर देती है, पे कर देती है, उसको कहते हैं क्लेम का पेमेंट रजिस्टर। तो कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करेंगे, नंबर 1 इस क्लेम का इंटीमेशन रजिस्टर, क्लेम का पेड रजिस्टर, क्लेम की डिसबर्समेंट बैंक बुक, जब पैसा जाएगा तो डिसबर्स करेगी, तो उस टाइम पे वो जो रजिस्टर मेंटेन करती है ये वाला रजिस्टर। उसके साथ साथ एक डॉकेट मेंटेन करती है, डॉकेट जिसको कहते हैं क्लेम डॉक्यूमेंट, क्लेम डॉकेट। और क्लेम डॉकेट के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि क्लेम की इंटीमेशन आई उस टाइम पे उसने कौन सा फॉर्म भरा, क्लेम का कौन सा उसने फॉर्म भरा, जो भी उसके पॉलिसी के पर्टिकुलर्स थे, ईटीसी, सर्वे की रिपोर्ट के रिजल्ट्स, ये सारी चीजें आपके क्लेम डॉकेट के अंदर मेंशन होती है।
क्वालिटी अश्योरेंस टीम होती है हर एक इंश्योरेंस कंपनी में, उसकी रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट के लिए भी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और एक सैल्वेज का रजिस्टर। जब आपका इंश्योरेंस, आपने जिस स्टॉक की इंश्योरेंस करी थी फॉर एग्जांपल, जब वो स्टॉक जल के राख हो जाता है, आपकी कंपनी को जो भी बचा कुचा सैल्वेज की वैल्यू मिलती है उसको भी वो एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, जिसको कहते हैं सैल्वेज रजिस्टर। तो ये सारे रजिस्टर आपकी कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है कि कौन कौन से एस्पेक्ट आपका ऑडिटर कवर करेगा इन दी वेरिफिकेशन ऑफ कमीशन। ऊपर भी हमने कमीशन देखा, नीचे भी अभी हम कमीशन देख रहे हैं। तो आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो भी कमीशन आपकी कंपनी पे कर रही है वो लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ईडा की जो भी लिमिट है। ऊपर भी यही देखा। उसके साथ साथ कहता है कि जो भी कमीशन आपकी कंपनी पे कर रही है वो रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि 5% का रेट है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5% है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सेक्शन 40 में कोई रेट प्रिस्क्राइब्ड है। उसके बाद कहता है कि कमीशन सिर्फ उन्हीं एजेंट को पे करो जो तुम्हारे लिए बिजनेस लेकर आ रहे हैं। तो आपका ऑडिटर इस चीज को भी इंश्योर करेगा। आपका ऑडिटर वाउचिंग कर सकता है डिसबर्समेंट एंट्री की, कि जब आपने कमीशन को पे किया तो आपने एक एंट्री डाली होगी डिसबर्समेंट की, और उसको कहां से वेरीफाई करेगा, वो कमीशन बिल के साथ, जब आपने एक बिल बनाया हुआ उसके साथ दोनों को रिकंसाइल कर सकता है आपका ऑडिटर। इसको कहते हैं वाउचिंग करना। और आपका ऑडिटर इस चीज को भी इंश्योर करेगा कि जितने भी कमीशन आप पे कर रहे हो वो कमीशन सारे के सारे प्रॉपरली अथोराइज्ड होने चाहिए, और कमीशन की कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, अथोराइज्ड होनी चाहिए, कैलकुलेटेड अथोराइज्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली कैलकुलेटेड होनी चाहिए, विद इन लिमिट होनी चाहिए, एज पर रेट्स होनी चाहिए। और जो भी आपके जो कमीशन है वो उन्हीं लोगों को पे होनी चाहिए जो आपके लिए बिजनेस लेकर आए हैं। और आपका ऑडिटर आपके एजेंट का लेजर भी चेक कर सकता है इन ऑर्डर टू नो कि कहीं उस लेजर के अंदर कोई अबनॉर्मल एंट्रीज तो नहीं है। वेरी सिंपल, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। अभी तक हम क्या देख रहे थे, रेवेन्यू आइटम्स। अब आते हैं आपकी लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के रेवेन्यू बैलेंस शीट आइटम्स की ऑडिट आपका ऑडिटर कैसे करेगा। तो आपका ऑडिटर कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर करेगा जब वो इन्वेस्टमेंट की ऑडिट करेगा। सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट की फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। जैसे हम नॉर्मली भी जब इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन करते हैं तो उसको फिजिकली वेरीफाई करते हैं, या तो बैलेंस शीट डेट पे या तो एनी अदर डेट जो आपकी बैलेंस शीट डेट के नियर होगी। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटीज आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने फिजिकली हेल्ड करी है वो आपकी कंपनी से उनकी लिस्ट ले लेगा, और जो सिक्योरिटीज उसने डीमैट फॉर्म में होल्ड करी है उनकी भी वो आपकी कंपनी से लिस्ट मांग लेगा, इन ऑर्डर टू नो कि जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी दिखा रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। आपका ऑडिटर एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी ब्रांचेस में होल्ड करी हुई है, और जो आपके ब्रांच के ऑडिटर्स है उनसे वो एक रिक्वेस्ट करेगा एक सर्टिफिकेट इन रिलेशन ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिस इन्वेस्टमेंट से आपकी इंश्योरेंस कंपनी को अब कोई इनकम नहीं आती, तो आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि कहीं इस इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में आपकी कंपनी को कोई प्रोविजनिंग करने की नीड तो नहीं है। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी अपनी नॉमिनी के नाम पे होल्ड करती है या शेयर ट्रांसफर एजेंट के नाम पे होल्ड कर रही है, तो उस केस में वो एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकता है इन नॉमिनी से और इन शेयर ट्रांसफर एजेंट से। आपका ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि जो भी वैल्यूएशन के बारे में ईडा की रेगुलेशन है और जो भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी लगाती है, क्या आपकी कंपनी ने वैल्यूएशन और अकाउंटिंग उनका डिस्क्लोजर ईडा की रेगुलेशन के हिसाब से किया है या नहीं किया है, क्या आपकी अकाउंटिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर है या नहीं प्रॉपर है, और टीडीएस का सर्टिफिकेट इज प्रॉपरली मेंटेन्ड बाय योर कंपनी और नॉट। फिजिकली वेरीफाई कर लेगा, बैलेंस शीट डेट पे वेरीफाई करेगा या फिर एनी डेट नियर द बैलेंस शीट डेट वेरीफाई करेगा। जो इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी की ब्रांचेस में है, मतलब ब्रांचेस वाली इन्वेस्टमेंट, उनसे रिटर्न मंगवा लेगा, और जो आपके ब्रांच के ऑडिटर है उनको वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक सर्टिफिकेट लाके दे दो। जहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी अपने नाम पे होल्ड नहीं कर रही है, नॉमिनी होल्ड कर रहा है या शेयर ट्रांसफर एजेंट होल्ड कर रहा है, वहां पे आपका ऑडिटर उनसे एक सर्टिफिकेट मांग लेगा। आपका ऑडिटर चेक करेगा कि जो भी वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट, जो भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट, जो भी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट आपकी ईडा लगाती है, उसकी गाइडलाइन लगाती है, आपकी कंपनी ने उसी वे से अपनी इन्वेस्टमेंट को मेंटेन किया है। उसके साथ साथ अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू गिर चुकी है, उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, अगर उसको लगता है कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके रिलेशन में प्रोविजनिंग करनी चाहिए, क्या प्रोविजनिंग करी या नहीं करी, इस चीज को भी आपका ऑडिटर चेक करेगा। तो ऐसे चेक करेगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। फिर आते हैं कि आपका ऑडिटर कौन कौन से आपकी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को कौन कौन सी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है इन रिलेशन टू कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कौन कौन सी कंटिंजेंट
कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, ये उसके एग्जांपल है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन हम बैंकिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1, जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी की पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट होती है, सारी क्या होती है? कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। उसके बाद अगर कोई अंडर राइटिंग की कमिटमेंट है जो आउटस्टैंडिंग है, वो भी क्या होगी? आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी। कोई क्लेम जो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं है और वो क्लेम आपकी कंपनी ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है एज अ डेट, वो भी आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है। कोई आपकी स्टैच्यूटरी डिमांड है, कोई लायबिलिटी है जो डिस्प्यूट में है, मान लो टैक्स की कोई लायबिलिटी जो डिस्प्यूटेड है बट आपने अभी तक उसको प्रोवाइड नहीं किया है एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, तो वो भी क्या आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है। री इंश्योरेंस की ऑब्लिगेशन जो आपने अभी तक नहीं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोवाइड करी है, या कोई अदर नेचर की लायबिलिटी जो आपको लगता है कंटीजेंट है नेचर में, आपको उसको भी एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। और अदर्स में जब आप कोई भी लायबिलिटी को डालोगे तो ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई करते हो कि ब्रैकेट में कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये किस नेचर की लायबिलिटी है, क्यों आपने इसको कंटीजेंट लायबिलिटी लिखा है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ को इंश्योरेंस। मैं आपको समझा चुकी हूं कि को इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या होता है। यहां पे आपकी एक या एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी मिल के इंश्योरेंस करती है, वो अपने बिजनेस को क्या करती है? शेयर करती हैं, और इन सारे इंश्योरेंस को क्या बोलते हैं? को इंश्योरेंस बोलते हैं। और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? को इंश्योरेंस बोलते हैं। को इंश्योरेंस के कंसेप्ट में एक होता है आपका लीड इंश्योरर, और आपके बाकी जो इंश्योरर्स होते हैं उनको कहते हैं को इंश्योरर्स। और आपका जो लीड इंश्योरर होता है वो इशू करता है डॉक्यूमेंट्स को, वही कलेक्ट करता है आपके पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम को, और वही पे करता है आपके क्लेम को, और अपने अकाउंट को बाकी को इंश्योरर के साथ सेटल करने के लिए वो एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है, और जिसको वो आपके बाकी को इंश्योरर को देता है। राइट तो आपकी को इंश्योरेंस दो टाइप की हो सकती है, एक होती है इनकमिंग को इंश्योरेंस और एक होती है आपकी आउटगोइंग को इंश्योरेंस। अब इनकमिंग को इंश्योरेंस में आप मुझे बताओ कि जब आप कोई इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं इन अ वे, राइट, तो कहता है कि आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो भी प्रीमियम अकाउंट है, अब आप कोई भी को अपनी इंश्योरेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उस केस में आप प्रीमियम रिसीव करोगे, राइट, क्योंकि आप रिस्क को शेयर कर रहे हो तो आप प्रीमियम को रिसीव करोगे। तो ये पॉइंट कहता है कि इंश्योर करना कि जो भी प्रीमियम अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो वो क्रेडिट कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करता है जो आपका लीड इंश्योरर होता है। तो आप जब अपना प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करेंगे आपके बाकी के को इंश्योरर, तो वो अपने प्रीमियम अकाउंट को कैसे क्रेडिट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट जो आपके उनको मिली है अपने लीड इंश्योरर से। और अगर उनको लीड इंश्योरर से कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं मिली, उस केस में आपका लीड इंश्योरर उनको टाइम टू टाइम एडवाइसेस भेजता रहता है, तो उन एडवाइसेस के बेस पे रिकॉर्ड करना है। और आपका ऑडिटर ये भी वेरीफाई करेगा कि जब क्लेम आपकी कंपनी ने पे किया या क्लेम की प्रोविजनिंग करी, वो प्रोविजनिंग और क्लेम की पेमेंट भी कैसे होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी एडवाइसेस के बेसिस पे जो आपके लीड इंश्योरर से आपके को इंश्योरर को मिली। फिर आता है कि अगर यही आपकी आउटगोइंग को इंश्योरर है, उस केस में आपका ऑडिटर स्क्रूटनाइज करेगा उन सारी, मतलब आउटगोइंग को इंश्योरेंस का मतलब जहां पे आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्या है? लीड इंश्योरर है, राइट। तो उस केस में आपका ऑडिटर स्क्रूटनाइज करेगा, चेक करेगा, इवेलुएट करेगा उन सारी ट्रांजैक्शंस को जो रिलेट करती हैं आपकी आउटगोइंग को इंश्योरेंस से। और इस चीज़ को चेक करने के लिए वो क्या देख सकता है कि आपकी टोटल रिस्क कितना है, और आप उस रिस्क के रिलेशन में किन किन बाकी कंपनीज को आप डेबिट कर रहे हो इन रिलेशन टू योर क्लेम्स, राइट। क्योंकि अगर आप क्लेम को शेयर कर रहे हो इसका मतलब आपने उसको कहीं और किसी के साथ अपने रिस्क को शेयर किया हुआ है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट पूछा गया तो ये दो टाइप बहुत इजी होंगे आपके लिए एक्सप्लेन करना, राइट। उसके बाद आता है री इंश्योरेंस का कंसेप्ट, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? री इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपकी सीडिंग कंपनी और आपकी री इंश्योरर के बीच में एंटर होता है, जहाँ पे सीडिंग कंपनी अग्री करती है कि मेरे पास जो भी बिजनेस है मैं उस बिजनेस को तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, मेरा जो भी रिस्क है मैं री इंश्योरर के साथ शेयर करूंगी। तो इसको कहते हैं री इंश्योरेंस का कंसेप्ट। री इंश्योरेंस इसलिए
इसलिए की जाती है ताकि कोई भी कंपनी को अगर लगता है कि जो उसका ह्यूज रिस्क है वो खुद से बियर नहीं करना चाहती, या उसको लगता है कि किसी भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में उसको ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो वो उस बर्डन को शिफ्ट कर देती है किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास, जिसको कहते हैं री इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो आपका री इंश्योरेंस भी दो टाइप की हो सकती है, उसके दो नेचर हो सकते हैं, एक तो री इंश्योरेंस इनवर्ड होगी और एक तो होगी री इंश्योरेंस आउटवर्ड। री इंश्योरेंस इनवर्ड क्या होगी? जब आप री इंश्योरेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आप कौन हो? आप हो री इंश्योरेंस कंपनी, और जो आपको दे रहा है काम या बिजनेस, जो आपके रिस्क के, जिसके आप रिस्क को शेयर कर रहे हो, वो क्या है? सीडिंग कंपनी। तो अगर मैं बोलूँ एक ए कंपनी है एक बी कंपनी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो एक ए कंपनी है एक बी कंपनी है, इस केस में री इंश्योरेंस इनवर्ड किसको बोलोगे? अगर बी कंपनी अपने बिजनेस रिस्क को शेयर कर रही है ए कंपनी के पास, और आप ऑडिटर किसके हो? आप ए कंपनी के ऑडिटर हो, तो आप इस केस में बोलोगे कि ये ए कंपनी के लिए क्या हुई? री इंश्योरेंस इनवर्ड हुई, और आपको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स उस केस में परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले आपका ऑडिटर इवेलुएट करेगा इंटरनल कंट्रोल जो आपकी कंपनी ने लगाए हैं ऑन दी री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, कि जब भी वो री इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करती है उस एरिया पे आपकी कंपनी ने कौन से इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, क्या वो ऑपरेट कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका ऑडिटर इस चीज की चेकिंग करेगा। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर असर्टेन करेगा क्या आपकी कंपनी की गाइडलाइंस, क्या आपकी कंपनी के प्रोसीजर्स एडुकेट हैं किस चीज के लिए? फॉर ग्रांटिंग दी री इंश्योरेंस। क्योंकि अगर आप री इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपने उसको दिया है, तो जब आपने एक्सेप्ट करी तो जो आपकी पॉलिसीज थी, क्या वो पॉलिसीज एडुकेट हैं फॉर ग्रांटिंग दी री इंश्योरेंस? और आपका ऑडिटर रिकंसाइल करता है, आपका ऑडिटर नहीं मतलब आपकी री इंश्योरेंस कंपनी ही रिकंसाइल करती है क्या? अंडर राइटिंग रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट। अब आपकी एक ही यूनिट नहीं होगी इंश्योरेंस कंपनी की, बाकी यूनिट्स भी होंगी, तो उन यूनिट से जो भी रिटर्न्स आती है उनकी रिकंसिलिएशन करता है। वो किसके साथ? आपकी प्रीमियम की फिगर के साथ, क्लेम कितना पे किया और कितना आउटस्टैंडिंग क्लेम है आपकी कंपनी एज अ होल का, ठीक है। उसके बाद कहता है आपका ऑडिटर इस बात को भी इंश्योर करेगा कि जो भी प्रीमियम का अमाउंट आपकी कंपनी पे कर रही है, इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर रही है, वो एज पर एग्रीमेंट होना चाहिए जो आपने एंटर किया। मैंने आपको बिगनिंग में बताया था री इंश्योरेंस का एक एग्रीमेंट एंटर करते हो आप, किसके साथ? प्रिंसिपल इंश्योरर के साथ। जो आपको सीड करता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल इंश्योरर। तो जो भी तुम प्रीमियम पे कर रहे हो, जो भी तुम कमीशन का अमाउंट पे कर रहे हो, वो किसके साथ होना चाहिए? किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी क्लेम तुमने पे किया उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करी या नहीं करी, इसको भी तुम चेक करोगे। उसके साथ साथ अगर तुम्हारा प्रिंसिपल इंश्योरर फॉरेन का है, मतलब आपने जिस कंपनी ने आपको अपना रिस्क सीड किया है वो फॉरेन की कंपनी है, तो क्या उस केस में फेमा भी लगेगा? तो आपका ऑडिटर इस चीज को भी इंश्योर करेगा कि फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशन को भी आपने कंप्लाई किया है। उसके साथ साथ अब आपकी कंपनी ने अगर रिस्क एक्सेप्ट किया है तो उसने सिर्फ एक कंपनी का रिस्क तो एक्सेप्ट नहीं किया होगा, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल इंश्योरर होंगे, तो आपका ऑडिटर उन इंडिविजुअल प्रिंसिपल इंश्योरर के लेजर अकाउंट को भी इंडिविजुअली चेक कर सकता है। तो ये सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा। री इंश्योरेंस आउटवर्ड के केस में उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, वो बिल्कुल इसका रेप्लिका है। रेप्लिका क्यों है? क्योंकि वहां पे जहां पे इस वाले में इनवर्ड में टू है, वहां पे फ्रॉम है, क्योंकि वहां पे आपका ये जो पोजीशनिंग है वो चेंज हो जाती है। तो इसको आप क्या करोगे? इसको आप सेल्फ करोगे, ठीक है। आप एक बार पॉइंट को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट क्या था कि आपका ऑडिटर इंटरनल चेक करेगा जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने लगाए हैं ऑन दी री इंश्योरेंस एक्सेप्टेंस। तो वहां पे क्या होगा? आपका ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने लगाए हैं ऑन दी री इंश्योरेंस सीडेड। समझ रहे हो? तो वहां पे सिर्फ आपका एक या दो वर्ड ही चेंज होगा, बाकी ये वाला क्वेश्चन का आंसर उस वाले क्वेश्चन में रेप्लिका है। फिर आते हैं अगले कंसेप्ट पे, दैट इज कि आपका ये री इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है। नंबर वन इज योर फैक्युलेटिव री इंश्योरेंस। यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर वन इज योर फैक्युलेटिव री इंश्योरेंस। फैक्युलेटिव री इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका ऑडिटर फैक्युलेटिव री इंश्योरेंस में हर एक रिस्क को इंडिविजुअली नेगोशिएट करता है। हर एक रिस्क को इंडिविजुअली नेगोशिएट करता है। मतलब मान लो कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल 2000 करोड़ रुपए का, क्या हो जाता है इसे, मान लो कंपनी के पास टोटल कितने का रिस्क है? 2000 करोड़ रुपए का रिस्क है। तो फैक्युलेटिव
जब वो री इंश्योरेंस करता है तो वो ऐसे नहीं करता कि 2000 करोड़ रुपए का 50% मैंने आगे किसी को सीड कर दिया, नहीं। फैक्युलेटिव में इसमें अलग अलग टाइप का उसका रिस्क होगा, अलग अलग उसने पॉलिसी इशू करी होंगी, तो हर एक रिस्क को वो इंडिविजुअली नेगोशिएट करता है। इस टाइप की री इंश्योरेंस को, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं फैक्युलेटिव री इंश्योरेंस। फिर आती है आपकी दूसरी ट्रीटी री इंश्योरेंस। ट्रीटी री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम फैक्युलेटिव री इंश्योरेंस में करते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कंपनी अपना, उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना भी रिस्क अंडरटेक किया उसको वो आगे सीड कर देती है, या तो सारा का सारा रिस्क ही वो आगे सीड कर देती है या उसका 1% आगे सीड कर देती है। मतलब वो उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि इस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी रिस्क मैं अंडरटेक करूंगी 50% तुम्हारा। तो जितना भी उसने अंडरटेक किया, कितना अंडरटेक करा उसको भी नहीं पता, उसका 50% सारा का सारा तुम्हारा। तो ये क्या होगा, ट्रीटी री इंश्योरेंस। अब वो किसी भी टाइप का रिस्क हो, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस हो, उसका 50% सारा का सारा उसने आगे री इंश्योर करवा लिया। ऐसी री इंश्योरेंस को कहते हैं ट्रीटी री इंश्योरेंस। ट्रीटी री इंश्योरेंस के भी दो टाइप होते हैं, एक होती है प्रोपोर्शनल ट्रीटी री इंश्योरेंस और एक होती है आपकी नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी री इंश्योरेंस। प्रोपोर्शनल, इसके नाम में ही पोर्शन है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका री इंश्योरर है वो एक पोर्शन रिसीव करता है आपके कंपनी के शेयर का। मतलब देखो, जब आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने रिस्क को किसी और कंपनी के साथ शेयर किया, तो क्या वो उसको जो पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम मिलेगी उस प्रीमियम को भी शेयर करेगी? यस। जो उसको क्लेम पे करना है उसको, वो क्लेम भी उससे लेगी? द आंसर इज यस। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपका जो री इंश्योरर है ना, उसको क्या मिलेगा, उसको एक प्रीमियम का शेयर मिलेगा और उसको एक क्लेम का शेयर देना पड़ेगा। तो ये किसे कहते हैं, इसको कहते हैं आपकी ट्रीटी री इंश्योरेंस, प्रोपोर्शनल ट्रीटी री इंश्योरेंस। आपकी दूसरी होती है नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी री इंश्योरेंस। नॉन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यहाँ पे री इंश्योरर तब ही इन्वॉल्व होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, लेकिन वो इन्वॉल्व तब ही होगा अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी का लॉस एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा एक्सीड करेगा। उस केस में आपका री इंश्योरर सीन में आएगा। आपकी जो प्रोपोर्शनल ट्रीटी होती है उसके टाइप होते हैं। नंबर 1 इज कोटा शेयर ट्रीटी। कोटा शेयर ट्रीटी में क्या होता है, यहाँ पे सीडिंग कंपनी एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द रिस्क ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल 50% उसने ट्रांसफर कर दिया, तो 50% जितना भी वो रिस्क लेगी सारा का सारा आपकी कंपनी का फिक्स्ड कोटा ट्रांसफर करती है, इसलिए कहते हैं कोटा शेयर ट्रीटी। फिर आता है सरप्लस ट्रीटी। सरप्लस ट्रीटी में आपकी जो सीडिंग कंपनी होती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट को रिटेन करके बाकी सरप्लस जो बचता है उसको ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी कह रही है कि जितना भी टोटल रिस्क आएगा उसका पहला 2000 करोड़ रुपए का मैं रिटेन कर लूंगी, जितना भी बैलेंस है वो तुम्हारा, या तो बैलेंस का 100% तुम्हारा या तो बैलेंस का 20%, जैसा भी उसको सही लगता है, उसको कहते हैं सरप्लस ट्रीटी। फिर आती है ऑटो फैक ट्रीटी। ऑटो फैक में क्या होता है कि जितना भी रिस्क बच गया सरप्लस के बाद वो सारा का सारा रिस्क आपकी सीडिंग कंपनी आगे ट्रांसफर करती है। और पूल्स में क्या होता है, यहाँ पे एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी मिलके एक पूल बनाती है और उस पूल के अंदर, मतलब पूल कैसे बनाएंगी, वो अंडर एन एग्रीमेंट बनाएंगी और जो उसके मेंबर्स हैं उस पूल के वो कौन होंगे, इंश्योरेंस कंपनी होंगी। तो वो उस पूल के मेंबर्स अपने बिजनेस को सीड करते हैं और पूल के मेंबर ही अपने प्रीमियम और क्लेम के शेयर को आपस में बांटते हैं, तो इसको कहते हैं पूल, राइट। तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल ट्रीटी। फिर आते हैं आपके नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटीज के टाइप। नंबर 1 इज एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटीज, जिसको आप एक्सएल भी बोलते हो या फिर जिसको आप XOL भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपके री इंश्योरर की लाइबिलिटी तब ही अराइज होगी जब आपका रिस्क एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो जाएगा। इसके नाम में ही क्या है, एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी। और स्टॉप लॉस ट्रीटी तब, ये वाली ट्रीटी तब ली जाती है जब आपकी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। मतलब ये प्रोटेक्ट करती है आपकी कंपनी को फ्रॉम लूजिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब एन एक्सेस अमाउंट। री इंश्योरेंस कंपनी उसी अमाउंट के लिए लाइबल होगी, उस लॉस के लिए लाइबल होगी जो एक्सीड करेगा एग्रीड रेशो से। मतलब नॉर्मली ये रेशो फिक्स्ड की जाती है आपकी एनुअल प्रीमियम के बेसिस पे। मतलब मान लो कि कंपनी की एनुअल प्रीमियम क्या है, 2000 करोड़ रुपए की,
तो कंपनी कहती है कि 2000 करोड़ रुपए की मेरी एनुअल प्रीमियम है, अगर इसका 20% से ज़्यादा को लॉस हुआ तो वो मैं बियर नहीं करूँगी। उसको कंपनी ने आगे सीड कर दिया। तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रीटी, कि कंपनी स्टॉप लगा रही है अपने लॉस के ऊपर, राइट। यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। फिर आपका एक कंसेप्ट आता है दैट इज ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के लिए। ये इंश्योरेंस नॉर्मली कौन लेते हैं? ये लेते हैं आपके ट्रेडर, जो अपने गुड्स को क्रेडिट पे देते हैं, जो अपने सामान को क्रेडिट पे देते हैं। तो ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन आपके सप्लायर्स को, मतलब या तो जो गुड्स दे रहा है, चाहे रॉ मटेरियल दे रहा है, ठीक है। क्यों? कि जिसको वो सप्लायर आपका सामान दे रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट पे, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपकी ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, राइट। अब इसकी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया और दोबारा से भी पूछा जा सकता है। रिक्वायरमेंट क्या है? जो पॉलिसी होल्डर का लॉस अराइज होना चाहिए इस टाइप की इंश्योरेंस की पॉलिसी में, वो अराइज कहाँ से होना चाहिए? नॉन रिसिप्ट ऑफ योर ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपने क्रेडिट पे गुड्स दिए, आपने क्रेडिट पे सर्विसेज दी, आपको उससे पैसा नहीं मिला, उस वजह से जो लॉस अराइज होता है वो लॉस कवर्ड होता है इन इंश्योरेंस पॉलिसी में। दूसरा, पॉलिसी होल्डर आपका ओरिजिनल सप्लायर होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ पे जैसे फैक्टरिंग की अरेंजमेंट होती है, फैक्टर होता है, वो नहीं होना चाहिए, या कोई और सिमिलर अरेंजमेंट होती है, वो नहीं होना चाहिए। तो जो आपका पॉलिसी होल्डर होगा इस केस में वो क्या होना चाहिए? आपका ओरिजिनल प्रोवाइडर, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। उसके साथ साथ बायर शुड बी लाइबल टू पे टू पॉलिसी होल्डर एज पर द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, कि जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के टर्म्स हैं, आपका जो सामान खरीदने वाला बंदा है वो सप्लायर को उसी टर्म्स पे करे। ऐसे आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मतलब जो बायर और सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट है और जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन है वो सिमिलर होने चाहिए। उसके बाद कहता है सारी की सारी प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पॉलिसी शुड हैव बीन पेड। वो तो नॉर्मल सी बात है, अगर तुम पे नहीं करोगे तो हमारी कंपनी का कोई भी रिस्क वैसे भी नहीं राइज होता। उसके साथ साथ कहते हैं कि अगर एडा को कोई और रिक्वायरमेंट लगती है तो वो टाइम टू टाइम उस रिक्वायरमेंट को भी लगा सकती है। तो ये था आपका ट्रेड क्रेडिट पॉलिसी का कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर। अब हमने इस चैप्टर में किया क्या है? बिगिनिंग में हमने क्या पढ़ा? मैं सिर्फ एक माइंड मैप बनवा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कन्फ्यूजिंग लगता ही है सही में चैप्टर। बिगिनिंग में हमने क्या पढ़ा? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आपका ऑडिटर, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी? आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर आपका ऑडिटर के कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, हमने वो सीखा। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से परफॉर्म करेगा आपका ऑडिटर जब वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस की ऑडिट करेगा। उसमें हमने दो चीज़ देखी, रेवेन्यू आइटम्स और आपके बैलेंस शीट के आइटम्स, राइट। उसके बाद हमने को इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझा, री इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझा, री इंश्योरेंस के टाइप समझे, और फिर लास्ट में ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस को समझा। सो दिस इज योर चैप्टर। इतना भी अगर तुम याद कर लोगे बाय हार्ट, इतना भी अगर तुम्हें समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो तुम दोबारा से इस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट एज ऑफ येट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय बाय।